कई बार स्वामी जी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पैर जो हैं वो छोटे बड़े होते हैं। अब क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से उनका पैर छोटा बड़ा हो गया, या प्राकृतिक तरीके से पैदाइशी वो ऐसे होते हैं? और अगर इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो क्या उसको फिर ठीक किया जा सकता है? ना पैदाइशी कोई नहीं होता, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस स्पाइन का भी होता है इसमें। इतना फर्क हो जाता है स्वामी जी? तो देखो नौकासन एक तो ऐसे हाथ रख करके किया था हमने, अब हाँ 1-1 इंच का 2-2 इंच का, और एक ये है ऐसे दोनों तरफ से उठाना, ये ऐसे, और ऐसे जब पैर रखे ना तो देखो ये ऐसे पैर रखने पर ये अंगूठा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और जब उल्टे लेटते हैं ना देखो ऐसे, तो ऐसे ये बता रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का एक और लक्षण। हथेली पर हथेली, उस पर माथा, और ऐसे एड़ियाँ बाहर पंजे अंदर, और एक एड़ी ऊपर एक एड़ी नीचे, स्वाभाविक रूप से, जोर लगा के नहीं, स्वाभाविक रूप से एक ऊपर एक नीचे मिले तो समझ लेना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। और ये जो अपने पैर छोटे बड़े हो जाते हैं उसका बड़ा कारण नाभि, धरण, कोड़ी तीनों डिगते हैं। नाभि, कोड़ी और स्पाइनल कोड के 33 वर्टिब्राज, इनके असंतुलन से होता है वो। इसके लिए ये भुजंगासन, और ये कोड़ी क्या चीज है स्वामी जी? और पवन मुक्तासन, सलभासन भी हो जाए तो ये ऐसे होती है यहाँ पर ना, ये नाभि तो यहाँ और कोड़ी यहाँ, ये जो है इसको, ये हमारा राणा इधर है, ये बड़ा अच्छे से ठीक करता है। वैसे मेरी तो ठीक ही है, डिगा मत देना इधर, ये ऐसे चटकाता है इसको। एक माइक देना भाई, इधर आओ। ये कैसे बैठ के भी ठीक करता है कि बैठ के? हाँ, ये देखो ये कोड़ी कैसे ठीक करते हैं, देखो ये रामा रामा रामा, ये तो कोड़ी को ठीक किया, और नाभि को तो मेरा तो पेट मोटा है, पकड़ लिया। जो 50-50 किलो आते हैं उनको कैसे पकड़ते हो? जोरदार काम। मेरे तो पकड़ के दाएं बाएं खींच दिया इसने। तो ये नाभि और कोड़ी ठीक करने का ये बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत बड़ा स्किल है। हम तो अपना बाह्य प्राणायाम करके ही नाभि और कोड़ी दोनों ठीक कर लेते हैं ऐसे। और ये सर्वांगासन, हलासन से भी ठीक होती है, जो हमारे पंकज कर रहा है, नीरज कर रहा है। हम तो बाह्य प्राणायाम करते हैं, नाभि कोड़ी दोनों ठीक। ऐसे तो ये सारा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, स्ट्रक्चर और करेक्टर दोनों करेक्ट हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी योग से। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि बीमारी वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस से होती है। आप मंडूकासन करो। तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वात, पित्त, कफ का बैलेंस होना भी स्वामी जी जरूरी है? और एक एक करके वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस रखना है? बहुत जरूरी है। देखो ये भी जरूर बता देते हैं। मंडूकासन, और करो मंडूकासन ही करो बेटा आप। और ये सुप्त वज्रासन, ये तो बहुत अच्छा हुआ याद आ गया। ये भी वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का बैलेंस बनाता है, सुप्त वज्रासन। और वो भी बाह्य प्राणायाम के साथ। श्वास बाहर छोड़ दो, पेट को अंदर खींचो, ऐसे। कुछ मेरे से बोलते हैं बाबा जी आप नंग धड़ंग क्यों रहते हो? मैंने कहूँ, अब मैं कहता हूँ सांस बाहर छोड़ो, पेट अंदर खींचो, नाभि अंदर खींचो, तो कम से कम दिखे तो सही। और वैसे साधु तो दिगंबर ही रहते थे, इसलिए वैसे हमको कोई शौक नहीं है न नग्न होने का, नंगे होने का, न कपड़े पहनने का।
हम तो बस जीवन को देहातीत गुणातीत भावातीत होकर के जी रहे हैं, बस स्वधर्म को योग धर्म को जी रहे हैं। आपने पूछा वात पित्त कफ का संतुलन। अब ये मंडूकासन योग मुद्रासन से तो संतुलन होता ही है। वात के संतुलन के लिए दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें बाय बादी की चीजें जो देर से हजम होती है, जैसे छोले हैं चने हैं, ऐसे नहीं खाने चाहिए। और कफ में जिन घी और ठंडी चीजें, ठंडा पानी भी नहीं पीना। और पित्त में जितने मसाले मिर्ची तीखे उत्तेजक आहार नहीं लेना। अब संतुलन कैसे करना इनका? वात के संतुलन के लिए बिल्कुल सिंपल, जो मैं बोल रहा था ना, पीड़न तक क्वाथ उबालो, इसमें अरंड का तेल डालो और इसका एनिमा ले लो। इसी से ही पीड़न तक क्वाथ की बस्ती लेने से वात संतुलन हो जाएगा। अणु तेल या ज्योतिषमती का नस्से ले लो, सरसों का तेल ही नाक में डालो, कफ का संतुलन हो जाएगा। वमन कर लो, पित्त का संतुलन हो जाएगा। और लौकी का जूस पी लो, वीटाग्रास पी लो, एलोवेरा पी लो, शीशम या बेल या पीपल के पत्तों का रस पी लो, जो भी उपलब्ध हो जाए। एक हो जाए तो एक, नहीं तो 5-7 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पित्त का संतुलन हो जाएगा। और अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, उसमें 2-4 ग्राम मोती पिष्टी भी मिला करके ले लो, पित्त का संतुलन हो जाएगा। लीवो अब रेडीमेड लीवोग्रिट लीवामृत ले लो, पित्त का संतुलन। ब्रोनकोम स्वासारी ले लो, कफ का संतुलन। और ये पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड जो बाईं तरफ खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखी हुई, ये बहुत बड़ा उपचार है और इससे करोड़ों लोगों का हमने उपकार किया है। कैसा ही वात बढ़ा हुआ हो, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड प्राचीन काल में हम दिया करते थे। लाक्षादि गुग्गल, हड्डियां कमजोर हो गई है, ऑस्टोपोरोसिस और हड्डियां भूर भरी हो जाती ना, ऑस्टोपीनिया। और दूध में हल्दी शिलाजित लाक्षादि गुग्गल ले लो, पूरी हड्डियां मजबूत। अब जोड़ों में दर्द है, सिंहनाथ गुग्गल योगराज। अंदर से नसनाड़ियों तक वात चला गया है तो महायोगराज गुग्गल। अब फिर नसनाड़ियों के साथ स्किन पर भी स्क्योडर्मा तक हो जाता है तो फिर कैशोर गुग्गल। फिर रीढ़ की हड्डी के ऊपर से नीचे तक नसनाड़ियों में अंदर से चुभन होती है तो त्रयोदशांग गुग्गल। कुछ लोग सोचते गुग्गल गुग्गल सब एक जैसे, दूध सब एक जैसे नहीं होते। गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ बकरियों का दूध, ऊंटने का दूध, शेरनी का दूध, गधी का दूध, इसमें अंतर होता है। दूध एक जैसा नहीं होता, गोंद भी एक जैसा नहीं होता। हाँ, कुमठ का गोंद अलग होता है, जानकारी स्वामी जी बबूल का गोंद। आप बड़ी बबूल की लकड़ी भी बड़ी मजबूत होती है और उसका गोंद भी बड़ा मजबूत होता है। उसके लड्डू इंतजार कर रहे हैं, अभी वो बाद में बताएंगे, उत्सुकता जगा रहे हैं। स्वामी जी, शेरनी का दूध किसने चेक किया था? कहां से टेस्ट हुआ उसका? लहसुन कल्प। वो भरत ने चेक किया था। शेर के तो दांत गिन लिए और शेरनी का दूध पी लिया। इसलिए भारत जो है मेरी माँ शेरों वाली है।